नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 37 में हम क्या पढ़ते हैं कि डीपीएसपी आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री। फिर अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, शादी हो, डिवोर्स हो, सक्सेशन हो, इनहेरिटेंस हो, इन सभी के लिए एक देश में एक विधान होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तस्वीर देखिए, तस्वीर है असम के मुख्यमंत्री की। दूसरी ओर एक निकाह की तस्वीर है। असम की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आप असम के चीफ मिनिस्टर का सबसे पहले ट्वीट देखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। असम के सीएम अपने ट्विटर से बेटा ये ट्वीट करते हैं, ऐतिहासिक दिन की बात करते हैं, सोशल एविल की लड़ाई के संकल्प की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात करते हैं। अभी तक रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज बेटा आप देखने मतलब आपको पता ही नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जैसा कोई कानून नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम पुरुषों की यदि शादी होगी तो उनकी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को लेकर आप उठाकर देख लीजिए देश भर में जो कानूनी प्रावधान है। तो कहा नहीं भाई, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जब से होगी, टीनेज प्रेगनेंसी को रोकना है, चाइल्ड मैरिज को रोकना है, और महिलाओं की जो डिग्निटी है, जिसे आप आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर फैसेट बताते हैं, इन सभी को लेकर चीफ मिनिस्टर बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर का कानून है, इसलिए सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। तो अगले 20 से 25 मिनट इस कानून को इंटरप्रेट करेंगे, देखेंगे किस तरह असम की सरकार ने एक ऐसे कानून को इनेक्ट किया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, और वह यूसीसी के कितना करीब है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कितना करीब है। चलिए मेरे साथ एक एक स्लाइड आपके लिए डिवोटेड है। इंडियन एक्सप्रेस का आभार है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, दी असम लेजिस्लेटिव असेंबली, असम की राज्य विधानसभा ने बेटा थर्सडे को क्या किया, उसने कानून पारित किया। उस कानून का नाम आपको याद रखना होगा, उस कानून का नाम है मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024। मतलब यह मुसलमानों पर लागू होगा, उनकी शादियों पर लागू होगा, उनके तलाक पर लागू होगा। A proposed law with the stated objective, इस कानून का बेटा उद्देश्य क्या है, प्रियम्बल क्या है, चाइल्ड मैरिज को रोकना है। उसके बाद कंसेंशुअल जो शादी होती है, दोनों ही पक्षों की सहमति होनी चाहिए, उसे मजबूती प्रदान करनी है, और जो पॉलीगैमी है इसे रोकना है। आप मेरी बात समझिए, इस देश में बाल विवाह को रोकने के लिए 1961 का कानून है जो सभी देशवासियों पर लागू होता है, मुस्लिम भाई बहनों पर नहीं लागू होता। पॉलीगैमी 494, 495 इंडियन पिनल कोड सभी पर लागू होता है, मुस्लिम भाई बहनों पर नहीं लागू होता है। उसके अलावा बेटा ये जो कंसेंट का विषय है, हम सेक्शन 90 पढ़ते हैं, 376 पढ़ते हैं, हिंदू मैरिज में सेक्शन 5 पढ़ते हैं। कंसेंट की बहुत भारी महिमा है। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम शादियों में, मुस्लिम शादियों के बाद जो तलाक हो रहे हैं उसमें एब्सेंट था। असम की सरकार ने कहा नहीं, हमारे देश में यदि दूसरे धर्म के जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, अगर उनके पास ये अधिकार हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनकी शादी डिवोर्स के लेकर इस तरीके के कानून है, व्यवस्था है, तो मुसलमानों की शादी जो होगी, मुस्लिम भाई बहनों का जो तलाक होगा, उसमें भी उसी तर्ज पर कानून बनाया जाएगा। यह कानून है 2024 का। Assam Assembly also repealed an existing 89-year-old act for the registration of Muslim marriage and divorce in the state, confirming an ordinance promulgated 5 months ago। 5 महीने पहले, लगभग मुझे याद है वो महीना था फरवरी का, असम की सरकार बेटा एक अध्यादेश लेकर आती है। अध्यादेश ला सकती है, राज्यपाल के पास ये पावर होती है। आर्टिकल 213 अपन पढ़ चुके हैं। अध्यादेश के जरिए एक बहुत पुराना ब्रिटिश टाइम का, कॉलोनियल पीरियड का कानून था 1935 का, जो मुस्लिम शादी वगैरह डिवोर्स को एड्रेस करता था, उसे समाप्त कर दिया गया। भैया समाप्त तो कर दिया गया, एक वैक्यूम बन गया कि अब जो मुस्लिम शादियां होंगी, अब जो मुस्लिम डिवोर्स होंगे, उन्हें कौन सा कानून रेगुलेट करेगा। असम की सरकार कहती है हम नया कानून लेकर आएंगे। ठीक है, द नाउ रिपील्ड लॉ, ये हेडिंग है। चलिए अब इस कानून को समझते हैं और इसको बेटा कंपेयर करेंगे जो 1935 का कानून असम पर चलता था। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज एंड डिवोर्स between Muslim in Assam had been taken place under the colonial era Assam Muslim Marriage and Divorce Registration Act 1935। ये पुराना वाला कानून है, 1935 वाला, उसका ये नाम है। तो इसे तो बेटा ऑर्डिनेंस के जरिए समाप्त कर दिया गया, लेकिन 1935 से अभी तक असम में इसी कानून के माध्यम से शादियां हो रही थी, इसी कानून के माध्यम से तलाक हो रहे थे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से जुड़ा कानून था।
दिस एक्ट, ये जो कानून था 1935 का बेटा, दिस एक्ट वॉज इन लाइन विद द मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड इट वॉज ऑथराइज द स्टेट, इट ऑथराइज द स्टेट टू ग्रांट अ लाइसेंस टू एनी पर्सन बीइंग अ मुस्लिम टू रजिस्टर सच मैरिज एंड डिवोर्स। तो कहता था भाई कोई व्यक्ति होगा यदि वो मुस्लिम है तो वो अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकता है, इस कानून के अंतर्गत करा सकता है। और 1935 का कानून जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके कंसोनेंस में बताया जाता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके जो बेसिक एथोस है, बेसिक फंडामेंटल है, उसके कंसोनेंस में था। सो देयर वर अबाउट 95 सच मुस्लिम रजिस्ट्रार। मुस्लिम रजिस्ट्रार, ध्यान से पढ़िएगा, अभी असम के सीएम का ट्वीट दिखाएंगे उन्होंने क्या कहा इनके लिए। तो लगभग बेटा असम में 95 मुस्लिम रजिस्ट्रार थे। ये मुस्लिम रजिस्ट्रार पता है कौन थे? ये काजी थे, काजी। उन्हें एलिवेट किया गया, उनके स्टेटस को, उन्हें यह पावर दी गई कि वो शादियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिवोर्स वगैरह कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी, काजियों को असम में 1935 के कानून के माध्यम से पब्लिक सर्वेंट माना जाता था। हम सेक्शन 21 इंडियन पिनल कोड में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा पढ़ते हैं 12 क्लॉजेस में। कहते भाई पब्लिक सर्वेंट है तो दुनिया भर की इम्यूनिटीज है। काजी को पब्लिक सर्वेंट माना जाता था 1935 के कानून के माध्यम से। कहते थे भाई काजी साहब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, डिवोर्स कराएंगे। असम की सरकार ने कहा ना, नहीं कराएंगे, काजी रजिस्ट्रार ऑफ द मैरिज कराएगा। ठीक है, अगली हेडिंग है गवर्नमेंट रैशनल फॉर रिपील। गवर्नमेंट ने अगर 1935 के कानून को खत्म किया तो कुछ तो इंटेंशन होगा, कुछ तो सोच होगी। आप देखिए, अच्छा अगर सोच की बात करते हैं तो मैं वापस उस ट्वीट पर आना चाहता हूं। आप देखिए, नेक्स्ट बैनिंग पॉलीगैमी, मतलब असम की सरकार ने अपना इंटेंशन देश को बता दिया है, हम ये कानून 1935 का खत्म कर रहे हैं, नया कानून लेके आ रहे हैं। अगला जो हमारा कदम होगा वो पॉलीगैमी की समाप्ति होगी। तो आप समझिए असम की सरकार वहां की महिलाओं को लेकर बहुत ही सजग है और जिसे कहते हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए इन तमाम प्रैक्टिसेस को जो कहीं ना कहीं डिग्निटी के खिलाफ है महिलाओं की, उसे समाप्त करने का संकल्प रखती है। गवर्नमेंट का बेटा क्या रैशनल है, गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट क्या कहती है? द गवर्नमेंट्स मेन आर्गुमेंट for doing away with the 1935 act was that it allowed the registration of marriage of and between minor छोटे छोटे बच्चे। भाई अपन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं लड़की की उम्र, लड़के की उम्र 18-21 बता दी गई। कहे 18 साल के नीचे, 21 साल के नीचे यदि शादी होगी तो वो गड़बड़ शादी है, जो शादी कराएगा वो जेल जाएगा। इस कानून के अंतर्गत बेटा मुस्लिम समुदाय का लड़का लड़की यदि माइनर है तब भी शादी हो सकती थी। कहा सरकार ने ना 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 ना, माइनर की शादी 2024 में नहीं होने देंगे। तो कहा 1935 का कानून माइनर की शादी की परमिशन देता था, अब नहीं होगा। उसके बाद बेटा सरकार 2 सेक्शन ऐसे थे, सेक्शन 8 और सेक्शन 10, उनका रेफरेंस देती है। सरकार कहती है इट हैज इन पर्टिकुलर पॉइंटेड टू सेक्शन 8 ऑफ द रिपील्ड एक्ट, मतलब जो 1935 वाला कानून था उसके सेक्शन 8 की बात करती है। सेक्शन 8 बेटा क्या कहता था? सेक्शन 8 लेज डाउन द प्रोसीजर टू मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार मतलब उनके काजी, which said provided that if the bride and the groom or both be minor, the application shall be made on the behalf by their respective lawful guardian. What does it mean? यदि लड़का माइनर है, यदि लड़की माइनर है या दोनों माइनर है तो कोई बात नहीं, अगर उनके लॉफुल गार्जियन ने काजी साहब को, जिन्हें रजिस्ट्रार माना गया, उनको एप्लीकेशन देते हैं तो काजी साहब उनकी शादी करा सकते हैं। यह सेक्शन 8 था 1935 के कानून का। अब पर्सनल लॉ को लेकर इतनी अलग अलग ओपिनियन है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं 2022 की। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने कहा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट डज नॉट रिपील मुस्लिम पर्सनल लॉ। मतलब एक लड़की के पिता ने कहा कि मेरी लड़की घर छोड़कर भाग गई, 15 साल की उम्र है, शादी कर ली, मुझे मेरी लड़की को वापस किया जाए। हैबियस कॉर्पस की रिट थी। 2022 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कह रही है कि अरे मुस्लिम लॉ में तो शादी हो सकती है, पुबर्टी वाली जो एज है 15 साल के ऊपर है। भाई बड़ी दिक्कत है। जहां हम 18-21 साल के लिए लड़ रहे हैं, 1961 से कानून है, वहीं पर 2022 में भारत की एक हाई कोर्ट कह रही है भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो कहा गया क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, क्या उसका प्रेसिडेंशियल इफेक्ट है?
कि वो देश के कानून को नहीं मानेगी, या देश में जो बेसिक एक ऐसी व्यवस्था है जो डिग्निटी को लेकर, हेल्थ को लेकर एक कानून के रूप में रेगुलेट करती है। तो ये दिक्कत है। आप पढ़ लीजिएगा, 2014 की रूलिंग है बेटा, यूनिस खान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट को कहा गया कि नहीं, प्रोहिबिशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 2006 का, शुरुआत तो 1960 के बाद से हो गई थी, 2006 का जो कानून है, कहा नहीं भाई, 2006 के कानून से ज्यादा मजबूत स्थिति में है मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसलिए ये दिक्कत थी। सेक्शन 8 असम में कहता था 1935 का कानून कि माइनर्स की शादी हो सकती है, उसी तर्ज पर बेटा सेक्शन 10 क्या कहता था? सेक्शन 10 बेटा जो प्रोसीजर है एंट्रीज वगैरह का मैरिज रजिस्टर में, उसके लिए भी यही प्रोविजन करता था। ठीक है भाई, माइनर है तो शादी हो सकती है। असम की सरकार ने कहा नहीं, हो सकती थी, अब नहीं हो सकती है। तो इस नए कानून के क्या क्या फीचर्स हैं? लगभग 7 बड़े फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर हैं। अगर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो वो आपको लिखना होगा बेटा। उन 7 फीचर्स को पढ़ाता हूं, समझाता हूं, उसे अभी के कानून से जोड़कर बताऊंगा। आशा करूंगा आप इन चीजों को याद रखेंगे। सो द बिल पास्ड बाय द असेंबली, ठीक है, थर्सडे ऐतिहासिक दिन असम के लिए। द बिल पास्ड बाय द असेंबली regulates marriage between 2 Muslim person, which includes nikah or any other ceremony by which 2 person are made husband and wife following Muslim personal law and Islamic ritual। कहा यह गया कि भैया इस कानून से हम निकाह के साथ कोई ऐसी सेरेमनी जिससे 2 व्यक्तियों को हम पति पत्नी का दर्जा दे सकते हैं, इस कानून के एम्बिट में लाते हैं। मतलब माइनर की शादी तो हो नहीं सकती। क्या आएगी? कौन सी सेरेमनी आएगी? निकाह और जो दूसरी सेरेमनी है, ठीक है, जो इस्लाम के अनुसार हो रही है। यह कानून कहता है देयर इज नो रोल फॉर काजी। इन्होंने कहा जो 95 काजी हैं उनकी पोजीशन समाप्त की जाती है, उन्हें जो रजिस्ट्रार का दर्जा मिला था उसे समाप्त किया जाता है। अब से वो पब्लिक सर्वेंट नहीं माने जाएंगे, काजियों का रोल नहीं होगा। अब से किसका रोल होगा? अब से बेटा रोल होगा जो रजिस्ट्रार है। जैसे आपके शहर में भी एक रजिस्ट्रार बैठता है, वो शादियों का रजिस्ट्रेशन करता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन होता है, नॉर्मल हिंदू मैरिज एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रार साहब करते हैं। वो पीसीएस का एग्जाम देकर आते हैं। तो असम की सरकार कह रही है हमारे यहां भी प्रॉपर रजिस्ट्रार होगा जो इन शादियों का या डिवोर्स से जुड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। फॉर अ मैरिज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द न्यू लॉ 7 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। मतलब यदि किसी शादी को असम में रजिस्टर्ड कराना है, पंजीकृत कराना है, 7 शर्तों का पूरा होना जरूरी है, ठीक है। कौन सी हैं बेटा वो 7 शर्तें? चलिए जल्दी से देखते हैं। The women should have attained 18 years of age and the men of 21 years of age before the marriage। मतलब जो बात हम 2006 के कानून में कह रहे हैं, 1960 के बाद से प्रयास होना भारत में शुरू हो गए कि भैया लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए। आप किसी भी धर्म, जाति, नस्ल के हों, एक कानून होना चाहिए। असम की सरकार कह रही है महिला 18 साल, पुरुष 21 साल। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? द मैरिज हैज बीन सोलेमनाइज्ड ऑन फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। कहा कि इनकी एज ही सफिशिएंट नहीं होगी, देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट को आप सेक्शन 90 में जो हम पढ़ते हैं इंडियन पीनल कोड, कि भैया कंसेंट का मतलब क्या होता है कि वो बिल्कुल फ्री विल से दी जाए, ना तो धोखा हो, ना तो मिसरिप्रेजेंटेशन हो, ना तो अंडू इन्फ्लुएंस हो, ना तो इंटॉक्सिकेशन हो, ना तो अनसाउंडनेस हो, तब जाके कहा जाएगा कंसेंट इज फ्री। यही तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़ते हो। तो कहा यह गया कि जो शादी का सोलेमनाइजेशन होगा उसमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज मस्ट बी रेजिडेंट विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मैरिज एंड डाइवोर्स। जहां शादी हो रही है रजिस्ट्रेशन, जहां डिवोर्स हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन उस शहर में यदि कराना है तो या तो पति या तो पत्नी, है ना, या तो शौहर जो है या जो उसकी पत्नी है, जो बेगम साहिबा हैं, वो शहर की रहनी चाहिए। आधार दिखाएंगे कि देखिए साहब हम यहां रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और यहां के हम निवासी हैं। आधार से पता चल जाएगा। ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन क्या है? रजिस्ट्रार फॉर 30 डेज बिफोर गिविंग नोटिस ऑफ द रजिस्ट्रेशन टू ऑफिसर, कि हमें अपनी शादी रजिस्टर्ड करानी है और हमारे पास फ्री कंसेंट है, हमारी एज है, कोई धोखा नहीं, कोई दूसरी दिक्कत नहीं। तो कहा गया 30 दिन का वेटिंग पीरियड, 30 दिन का कूलिंग पीरियड, 30 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट एक कानून है बेटा, 1954, 7 अक्टूबर 1954 से इस देश में चल रहा है। उसकी धारा 7 पढ़ो, सेक्शन 7।
वो अभी कहती है 30 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। कहा शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है 30 दिन, आप रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर दो, आप नोटिस दे दो, आप अप्लाई कर दो और 30 दिन इंतजार करो, 30 दिन के बाद नंबर आएगा। ठीक है। चौथी कंडीशन क्या है? द पार्टी शैल नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एज पर द मुस्लिम लॉ। आप हिंदू मैरिज एक्ट में बेटा सेक्शन 5 पढ़ते हैं, उसमें आप सपिंदा के बारे में पढ़ते हैं, उसमें आप प्रोहिबिटेड डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। बहुत विस्तार से मैं चर्चा करूंगा जब हिंदू लॉ पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो असम की सरकार कह रही है कि मुस्लिम इस्लामिक फंडामेंटल जो है उस अनुसार से जो शौहर है, जो बेगम है, वो प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होना चाहिए। अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में होगा तो शादी नहीं होगी, शादी नलीफाई घोषित कर दी जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The parties are required to give the registering officer at least 30 days notice before marriage। ठीक है। तो वो जो 30 दिन का पीरियड है बेटा, उसे और एक्सप्लेन किया गया है कि 30 दिन के नोटिस में पहले पार्टीज अपनी आइडेंटिटीज बता देंगी, अपने एज से जुड़े डॉक्यूमेंट दे देंगी, अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस से जुड़े डॉक्यूमेंट दे देंगी, अपना इंटेंशन बता के 30 दिन का इंतजार करेंगी। यदि कोई ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन टू द मैरिज, मतलब अगर ठीक है रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ जाना है तो रेमेडी तो होनी चाहिए, अपीलेट। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, नैसर्गिक न्याय का। ऑब्जेक्शन टू द मैरिज, इट इज अलाउड विद इन द 30 days पीरियड on the ground of the violation of any condition laid down in the bill which will then be inquired into by registrar। तो ठीक है, आपत्ति करने के लिए, ऑब्जेक्शन करने के लिए, क्लेम करने के लिए 30 दिन का, भैया हम प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट में कहते हैं हमारे पास 30 दिन का पीरियड है। 30 दिन का पीरियड कि यदि आपत्ति है तो आप रजिस्ट्रार के समक्ष 30 दिनों के अंदर अपनी अपील कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्शन वगैरह को कर सकते हैं। अपील इज द रॉन्ग वर्ड फॉर रजिस्ट्रार। इफ द रजिस्ट्रार after due inquiry refuses to solemnize the marriage, the bill provides for 2 stages of appeal। अब अपील आएगी। भैया रजिस्ट्रार से संतुष्ट नहीं है, रजिस्ट्रार साहब हमसे संतुष्ट नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं हमारी शादी का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मतलब अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं पहली अपील करूंगा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के सामने, जो जिला का रजिस्ट्रार है। उसके बाद बेटा रजिस्ट्रार जनरल जो होता है, महाप्रबंधक नहीं, महारजिस्ट्रार बोलते हैं ना उसे हिंदी में, ठीक है, निबंधक बोलते हैं, प्रबंधक नहीं। तो पहली अपील जो शहर का सबसे बड़ा रजिस्ट्रार है, मतलब एक सबसे बड़ा रजिस्ट्रार होता है, उसके नीचे बेटा डेप्यूटी रजिस्ट्रार होते हैं, सब रजिस्ट्रार होते हैं। तो पहली अपील उनके पास जाएगी और जो सेकंड अपील है वो रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगी। ठीक है। द रजिस्टरिंग ऑफिसर मस्ट एक्ट इफ दे फाइंड दैट ईदर ऑफ द पार्टीज इज अंडर एज। तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि शादी की जो एज पूरे भारत में चल रही है दूसरे धर्म के फॉलोअर्स के लिए, असम में अब से मुस्लिम धर्म के जो फॉलोअर होंगे उन्हें भी बेटा 21-18 की एज माननी होगी। रजिस्ट्रार की सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है। ठीक है। फिर बिल कहता है, कानून कहता है, इफ द ऑफिसर मेक्स दिस डिस्कवरी ड्यूरिंग द स्क्रूटिनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, शी मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट इट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर appointed under the Act of 2006 and transmit all relevant record for the effective prosecution of person contravening the provision of the Act and for initiating appropriate legal action। कि यदि रजिस्ट्रार को लगता है तो 2006 का जो बाल विवाह निषेध कानून है बेटा, उसमें चाइल्ड मैरिज को लेकर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, तो रजिस्ट्रार तुरंत उसे सूचित करेगा कि पकड़ो ऐसे लोगों को, मुकदमा चलाओ, उनको जेल भिजवाओ, ये बाल विवाह करा रहे हैं। ठीक है। तो ये ड्यूटी है रजिस्ट्रार की इस कानून के अंतर्गत। और यदि कोई ऑफिसर ऐसा है, चाहे वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो, सब रजिस्ट्रार हो, बड़का वाला रजिस्ट्रार हो, उससे बड़का वाला सेकंड अपीलेट वाला रजिस्ट्रार हो, यदि बेटा वो नोइंगली और विलफुली ऐसी शादी को रजिस्टर कराता है जो इस कानून के प्रोविजन को कॉन्ट्राविन करता है, तो ऐसे रजिस्ट्रार को 1 साल तक की जेल हो सकती है, 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मतलब रजिस्ट्रार क्यों सरकार लेके आई? सरकार कह रही है, वहां के सीएम कह रहे हैं कि हम ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के साथ इस कानून को लागू करना चाहते हैं। ज्यादा मतलब काजी साहब इस्लामिक प्रिंसिपल के जानकार हो सकते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रार है वो तो पीसीएस है, वो तो देश का संविधान पढ़ के आया है, सामाजिक न्याय से जुड़े सिद्धांत पढ़ के आया है, दूसरे लॉ पढ़ के आया है।
तो कहा कि हम ज्यादा अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं उस अधिकारी को जो जिम्मेवार है कि बाल विवाह ना हो। ठीक है, द बिल स्टेट्स दैट इट्स प्रोविजन शैल बी एडिशन एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेलिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो सरकार कह रही है कि देखो भैया, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ रहे हैं, हमारा जो कानून है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के कंसोनेंस में है, जो वाकई इस्लामिक फंडामेंटल है, सही इस्लामिक फंडामेंटल है, उनके कंसोनेंस में है। हाउएवर, under Muslim personal law, the marriage of a bride who has attained puberty is considered valid and puberty is presumed in the absence of evidence on completion of the age of 15 year। हालांकि यदि मुस्लिम लॉ का अध्ययन किया जाए बेटा, जैसे मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट बताया, तो कह रहे हैं कि वो जो पुबर्टी वाली एज है उसके बाद शादी हो सकती है, मान के चला जाता है 15 साल, तो अब वो दिक्कत की बात है। ठीक है, वो डेरोगेटरी है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के, वो डेरोगेटरी है 2006 के कानून के। हालांकि सरकार मतलब सेफर साइड में एक अच्छा मैसेज दे रही है कि देखो, हमें पर्सनल लॉ से दिक्कत नहीं है, हम अपने कानून को पर्सनल लॉ के कंसोनेंस में ही लेकर आए हैं। लेकिन अब ये विषय है अपवाद के रूप में, तो डिबेट क्या हुआ? डिबेट बेटा ये हुआ, ये जो साहब हैं, ठीक है, ये जो साहब हैं, ये AIUDF के MLA हैं, इनका नाम है अमीनुल इस्लाम। ठीक है, अमीनुल साहब क्या कहते हैं कि यदि आपको वाकई अच्छा काम करना था तो आप 1935 के कानून में संशोधन कर देते, धारा 8 में संशोधन कर देते, धारा 10 में संशोधन कर देते। आपकी मंशा कुछ और है, आप हमारे पर्सनल लॉ में इंटरवीन करना चाहते हैं, आप पूरा कानून स्क्रैप कर दिए। इसका जवाब वहां के मुख्यमंत्री देते हैं। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो वाइडर ऑब्जेक्टिव था, कुछ धाराओं में मूलभूत संशोधन करके हम इतने वाइडर ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर सकते थे। अमीनुल कहते हैं 2010 में तो ऑलरेडी बदलाव हो गया था, आप क्यों बदलाव कर रहे हैं? तो हम लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेलेबिलिटी, कि भाई आप तभी किसी कानून को बदल सकते हैं कि बदलने के बाद वो कानून बना रहे अपने उद्देश्यों के साथ। तो असम की सरकार का ये प्रेरोगेटिव है। हमारे यहां पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में हम कहते हैं कि विधायिका को जो सही लगेगा, तो वहां की विधायिका को यही सही लगा कि 1935 के कानून को रिपील करना बढ़िया है और उसकी जगह एक नया कानून आना चाहिए, और नए कानून के माध्यम से चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, टीनेज प्रेगनेंसी, कंसेंट के विषय को मजबूती प्रदान की जा सकती है। तो वो नया कानून लेकर आ गए। वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमने विगत वर्षों में 4000 से ज्यादा गिरफ्तारियां की। किसकी गिरफ्तारियां की? 4000 से ज्यादा उन लोगों की गिरफ्तारियां की जिन्होंने बाल विवाह कराया। ठीक है, और वहां के सीएम कहते हैं कि हमने काजियों को पकड़ा, माता पिता को पकड़ा, ऐसे शौहरों को पकड़ा जिन्होंने शादियां की। ज्यादातर केसेस में सीएम का यह रिकॉर्डेड ऑफिशियल बयान में बता रहा हूं, सीएम कहते हैं ज्यादातर केसेस में जो हस्बैंड है वो बहुत एज का है, बच्ची छोटी सी है। उन्होंने कहा जब हमने काजियों को पकड़ा, हमने उन्हें प्रोसिक्यूट करना चाहा तो उन्होंने कोर्ट के सामने कहा हम क्या करें, 1935 का कानून हमें यह ताकत देता है, हमें यह पावर देता है। और हाई कोर्ट ने बेल दे दी, ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी। सीएम ने कहा कि हम ऐसे कानून को क्यों रखें स्टेट में जो इस तरीके के प्रोविजंस कर रहा है कि काजी इस तरीके की शादी करा सकता है, भले वो माइनर है। उन्होंने कहा नहीं भैया, ये जो डिग्निटी के साथ खिलवाड़ है, एक तरीके का सामाजिक न्याय के साथ जो मजाक है, हम इसे खत्म करेंगे, डीपीएसपी को मजबूती प्रदान करेंगे। कहीं भी यूसीसी का नाम नहीं लिया सरकार ने, मैं संवैधानिक विशेषज्ञ हूं, ये यूसीसी की ओर बढ़ते हुए कदम है। भाई एक देश में एक विषय के लिए एक ही कानून हो सकता है। असम की सरकार ने बेटा इन सारे विषयों को समेटते हुए एक कानून वो लेकर आई। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन है शादी का, जो डिवोर्स से जुड़ी व्यवस्था है, उसको लेकर निश्चित तौर पर यह कानून बड़ा उपयोगी है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी बेटा यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पेटिशन पेंडिंग है, उसमें नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट सुप्रीम कोर्ट में गया, कहा कि 2006 का कानून चलेगा या मुस्लिम पर्सनल लॉ चलेगा, आप बता दीजिए। तो खैर वो मैटर अभी पेंडिंग है, लेकिन है ना पेंडिंग, सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला ले, एक ये भी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया था बेटा सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की सभी सरकारों को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को कहा था कि भाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को आप इंश्योर करिए। मेरा क्लाइंट है, बनारस का है, मुस्लिम है, दोनों एडल्ट हैं,
मैंने भेजा रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार कहता है आज तक बनारस में मुस्लिम कपल की शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, किस कानून में करें वकील साहब, आप बता दीजिए, आप तो ज्ञानी हैं। या तो स्पेशल मैरिज में कर दें, हिंदू ये है नहीं। तो ये बहुत बड़ी जिसे कहते हैं प्रॉब्लम थी, तो असम की सरकार ने इसे एड्रेस किया। ठीक है, तो ये बढ़िया कानून है, एक बढ़िया डेवलपमेंट है संविधान को लेकर, एक बढ़िया डेवलपमेंट है सोशल जस्टिस को लेकर, आर्टिकल 21 को लेकर, पक्के तौर पर एग्जाम में आएगा। तो आप इसके वाइटल फीचर्स को याद कर लीजिए, आप इसे समझ लीजिए। मैंने कोशिश की आसान भाषा, आसान शब्दों में आपको इस कानून को समझाने की। आपको यह कानून से जुड़ा लेक्चर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मन से पढ़िए, पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म के अमेजिंग साथ के साथ पढ़िए। नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। ठीक है।